नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया। सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी के गठन के ऐलान के बाद सियासत का रुख बदला बदला नजर आया। मुंबई में चल रही विरोधी दलों के गठबंधन की मीटिंग में यह मुद्दा छाया रहा। योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, हिमंता बिस्वा शर्मा, एकनाथ शिंदे जैसे तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बिना देर किए कह दिया कि देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हों और ये जितने जल्दी होगा उतना अच्छा होगा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी जैसे विरोधी दलों के नेताओं ने भी इसका सीधे सीधे विरोध नहीं किया, लेकिन किसी ने कहा मोदी विपक्ष की एकता से डर गए, इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात शुरू की है। किसने कहा कि बीजेपी को राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हार दिखाई दे रही है, इसलिए मोदी एक देश एक चुनाव की बात कर रहे हैं। किसी ने कहा कि मोदी ने सिर्फ शिगुफा छोड़ा है, होगा कुछ नहीं। लेकिन जो कानून के जानकार हैं, जो देश में चुनाव की प्रक्रिया से जुड़े रहे हैं, संविधान के एक्सपर्ट हैं, वो कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है, होना भी चाहिए, लेकिन यह आसान नहीं है। प्रक्रिया बहुत लंबी है, जटिल है, इसलिए कम से कम 2024 के इलेक्शन से पहले इसे लागू करना संभव नहीं होगा। अब सवाल है कि अगर जल्दी लागू नहीं हो सकता तो अभी यह मुद्दा उठाने की जरूरत क्या थी? क्या सरकार वाकई में पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन में कुछ ऐसा करने जा रही है? अगर इलेक्शन वन नेशन के हिसाब पर लड़े गए, इस सिद्धांत पर लागू कर दिया गया तो क्या करना होगा? 2018 में लॉ कमीशन ने इस मुद्दे पर क्या क्या सुझाव दिए थे और विरोधी दलों के नेता इस पर क्या कहते हैं, इस सब मैं आपको बताऊंगा आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको बता देता हूं कि आज सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर क्या किया। आज सरकार ने इस पर विचार के लिए एक कमेटी बना दी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे। हालांकि कमेटी में बाकी मेंबर कौन होंगे, उनके नाम तो अभी नहीं बताए गए हैं, लेकिन पता यह लगा कि इसमें देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त और रिटायर्ड कैबिनेट सेक्रेटरी शामिल हो सकते हैं। सरकार ने सिर्फ इतना कहा है कि कमेटी के दूसरे मेंबर्स के नामों का ऐलान जल्दी होगा। डिटेल्स, टर्म्स, रेफरेंस भी जल्दी ही बताए जाएंगे, लेकिन फिलहाल इतना तय हो गया कि यह कमेटी लॉ कमीशन, इलेक्शन कमीशन के अलावा राज्यों और राजनीतिक दलों से बात करने के बाद वन नेशन वन इलेक्शन के लेकर डिटेल रिपोर्ट तैयार करेगी। लेकिन कमेटी रिपोर्ट कब तक तैयार करेगी, कब तक सबमिट करेगी, इसकी कोई डेडलाइन नहीं बताई गई। सरकार ने आज सुबह ही रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का ऐलान किया। इसके कुछ देर बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रामनाथ कोविंद के घर जाकर उनसे मुलाकात की। हालांकि जेपी नड्डा की तरफ से इसे कर्टसी कॉल कहा गया, लेकिन आज ही कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन पर कमेटी का ऐलान हुआ था, इसलिए इसके राजनीतिक मायने निकाले गए। लेकिन न नड्डा ने कुछ कहा, न कोविंद ने। इसके बाद अब से थोड़ी देर पहले जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह से भी मुलाकात की। ये मीटिंग प्रधानमंत्री के घर पर हुई। हालांकि इस मीटिंग में वन नेशन वन इलेक्शन पर बात हुई या नहीं हुई, किस विषय पर बात हुई, इसकी कोई जानकारी तो नहीं है। लेकिन जैसे ही इस मुद्दे पर हलचल तेज हुई तो रिएक्शन आने शुरू हो गए। सबसे पहली प्रतिक्रिया रामनाथ कोविंद के होम स्टेट उत्तर प्रदेश से आई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, यह बहुत अच्छी पहल है, जितनी जल्दी से लागू किया जाए उतना अच्छा होगा, क्योंकि बार बार इलेक्शन होने की वजह से विकास के काम प्रभावित होते हैं। सारी सरकारी मशीनरी चुनाव में ही जुटी रहती है। वन नेशन वन इलेक्शन ही आज की आवश्यकता है, और इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की दृष्टि से भी देखता हूं, बार बार इलेक्शन विकास के कार्यों में बाधा पैदा करती है, क्योंकि इलेक्शन की एक प्रक्रिया को कम से कम 1.5 महीने का समय लगता है, और 1.5 महीने का एक कार्यकाल विकास की सभी प्रक्रिया को या नए नीतिगत निर्णय लेने में, विकास की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने में कहीं न कहीं बाधक हो जाती है। इसके लिए आवश्यक है कि लोकसभा,
विधानसभा और अन्य सभी प्रकार के इलेक्शन को एक साथ हम आयोजित करें। एक बेहतरीन पहल हुई है। यह न केवल विकास के लिए बल्कि लोकतंत्र की समृद्धि और लोकतंत्र की स्थिरता के लिए, जो प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाएगा, उसके लिए यह एक अभिनंदनीय पहल है। मैं इसका स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, सिर्फ 3 महीने का वक्त बचा है, इसलिए कमलनाथ भी वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले। कमलनाथ ने कहा कि मोदी सरकार ये तो क्लियर करे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अलावा और किन किन राज्यों के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ कराना चाहती है। कमलनाथ ने कहा, क्या बीजेपी यूपी, महाराष्ट्र, हरियाणा और असम जैसे राज्यों में अपनी सरकार का कार्यकाल कम करके वहां विधानसभा के चुनाव करवाएगी? कमलनाथ ने कहा, इसकी संभावना ना के बराबर है और यह भी कहा कि संविधान के तहत यह किया जा सकता है, लेकिन इसे हकीकत में लागू करना आसान नहीं होगा। इसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता है, राज्यों की स्वीकृति है। ये हमारे संविधान में इसका जो संशोधन करना है, ये केवल लोकसभा राज्यसभा की बात नहीं, ये केवल संविधान में संशोधन राज्यसभा और लोकसभा में हो जाए उससे संभव नहीं, राज्यों को भी स्वीकृति देनी पड़ेगी। पर जो राज्य बीजेपी के हैं वो वहाँ अपनी विधानसभा बन सकते हैं, जैसे कि हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये इनकी सरकार, वो तो एक लाइन का उनको कैबिनेट में प्रस्ताव पास करना है कि विधानसभा बंद हो जाए। अब ये तय करेंगे कि लोकसभा ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। कमलनाथ की बात सही है कि यह प्रक्रिया जटिल है, लंबी भी है। अगर कमेटी वन नेशन वन इलेक्शन की सिफारिश करती है तो सबसे पहले तो 15 राज्यों की विधानसभाओं से इस प्रपोजल को पास करवाना होगा। इसके बाद पार्लियामेंट में 2/3 बहुमत के साथ कई संविधान संशोधन करने होंगे। पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के अलावा संविधान के आर्टिकल 83, 85, 172, 174 और 356 में संशोधन करना होगा। अगर बात 15 राज्यों से प्रस्ताव पास कराने की है तो इसमें शायद मोदी सरकार को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इस वक्त देश के 16 राज्यों में बीजेपी या एनडीए की सरकार चल रही है। महाराष्ट्र में अगले साल के आखिर में चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाए तो इससे जनता को बहुत फायदा होगा। वन नेशन वन पोल, वन नेशन वन इलेक्शन, इस संकल्पना का हम स्वागत करते हैं। देश में इतने चुनाव होते हैं, उसकी आचार संहिता में दिन बर्बाद होते हैं, पैसा अलग खर्च होता है, लोगों को भी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि रिफॉर्म्स का जो एजेंडा है वो पूरे तरीके से डीरेल होता है। इसलिए सारे चुनाव अगर साथ में हो तो देश के विकास के लिए पूरे 5 साल अनइंटरप्टेड मिलेंगे और हमारा देश और आगे जा पाएगा। इसलिए हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना इसके खिलाफ है। संजय राउत ने कहा कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन की नहीं, वन नेशन फेयर इलेक्शन की जरूरत है, क्योंकि मोदी सरकार के दौरान जो चुनाव हो रहे हैं वो फेयर इलेक्शन नहीं है। इंडिया से डरे हुए लोग, ये लोग बौखला गए हैं, डर है, उनके मन में डर है, इसलिए डर दिन एक नया नया फंडा लेकर आते हैं। कल यहाँ हमारी मीटिंग चल रही है तो मीटिंग के ऊपर से ध्यान हटाने के लिए ये सब लेकर आते हैं। वन नेशन और वन इलेक्शन ठीक है, लेकिन उससे पहले फेयर इलेक्शन लीजिए। फेयर इलेक्शन हमारा नारा है, नॉट वन नेशन वन इलेक्शन, वी वांट फेयर इलेक्शन, जो आज देश में नहीं हो रहा है। और ये फेयर इलेक्शन जो हम मांग रहे हैं, ये टालने के लिए ये वन नेशन वन इलेक्शन का ये फंडा लेकर आए ये लोग। ये मुझे लगता है एक षड्यंत्र है चुनाव आगे ढकलने के लिए। ये लोग चुनाव ही नहीं लेना चाहते। आरजेडी ने भी वन नेशन वन इलेक्शन की मुखालफत की है।
तेजस्वी यादव ने आज वन नेशन वन इलेक्शन की बात की और इसके बाद उन्होंने कहा कि मोदी इसकी बात कर रहे हैं, इसके बाद मोदी वन नेशन वन पार्टी, फिर वन नेशन वन रिलीजन और फिर वन नेशन वन लैंग्वेज की बात करेंगे। इसलिए ये सब बेकार की बात है। भारत जैसे देश में ये सब नहीं चलता। वन नेशन वन इलेक्शन की बात है तो पहले मोदी जी को हम सजेस्ट करना चाहते हैं कि वन नेशन वन इनकम कर दे पहले, ताकि सब लोगों का एक जैसा एक समान जैसा इनकम हो। बेरोजगारी है, गरीबी है, पहले वन नेशन वन इनकम तो करें, इसके लिए कमेटी बनाए। बेकार की बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की। वन नेशन वन इनकम होना चाहिए। और जहां तक बात है, अभी ये कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, बाद में कहेंगे कि केवल जो है केंद्र सरकार, केंद्र का ही चुनाव हो, राज्यों का खत्म कर देंगे। फिर बाद में बोलेंगे कि वन नेशन वन लीडर, वन नेशन वन पार्टी, वन नेशन वन लैंग्वेज, एक भाषा, वन नेशन वन पहलवान, वन नेशन वन रिलीजन। ये सब बेकार की बातें हैं, कहीं चलने वाला नहीं है। मोदी जी से हम लोग यही अनुरोध करेंगे, पहले देश की आर्थिक स्थिति, लोगों के साथ आर्थिक न्याय तो करें। असदुद्दीन ओवैसी ने तो यहां तक कह दिया कि भारत में वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो ही नहीं सकता क्योंकि ये संविधान के खिलाफ है। अगर मोदी सरकार ऐसा करने की कोशिश करती है तो ये देश के फेडरल स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ होगी। ये नहीं हो सकता है, ये भारत के संविधान के खिलाफ होगा क्योंकि फेडरलिज्म भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी के पास राज्यसभा मेजॉरिटी नहीं है। तीसरी बात उसमें यह निकलेगी कि बहुत से अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं जो इस बात को कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि कर्नाटक में हालिया इलेक्शन हुआ, क्यों दूसरे स्टेट्स करेंगे। तो वन नेशन वन इलेक्शन मेरे लगता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, फेडरलिज्म के खिलाफ होगा, वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि विपक्ष बेकार में हाय तौबा मचा रहा है। पहले तो सभी पार्टियां वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे का समर्थन करती थी, अब मोदी ने इस पर काम शुरू कर दिया तो विरोध करने लगे, ये ठीक नहीं है। प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है, सिर्फ कमेटी बनाई है, सिर्फ चर्चा शुरू की है, जल्दी ही सभी स्टेक होल्डर से बात की जाएगी। विरोधी दलों को कम से कम तब तक इंतजार करना चाहिए। अभी तो कमेटी रचा है, इतना घबराने का क्या जरूरत है। अभी तो कमेटी रचाया गया है, कमेटी रचाने के बाद इसका कमेटी का रिपोर्ट आएगा, कमेटी का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में चर्चा होगा। अगर पार्लियामेंट में जब आता है, पार्लियामेंट में चर्चा होगा। पार्लियामेंट प्रबुद्ध है, भारत देश का प्रजाप्रभुत्व एकदम मैच्योर्ड है, प्रबुद्ध प्रजाप्रभुत्व है, उसमें चर्चा होगा। इतना घबराने का क्या बात है। ये डेमोक्रेसी भारत में एक एवोल्यूशन है। ये एवोल्यूशन में अभी नया नया जो विषय आता है देश के हित में, उसका तो चर्चा तो करना चाहिए। तो चर्चा करने के लिए कमेटी रचा दिया गया है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कल से ही हो जाएगा, ऐसे तो हमने थोड़ी कहा है। वैसे नोट करने वाली बात यह कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात बहुत पहले से हो रही है। जस्टिस BS चौहान की लीडरशिप में बने लॉ कमीशन ने ठीक 5 साल पहले 30 अगस्त 2018 को अपनी रिपोर्ट में इसकी सिफारिश की थी। लॉ कमीशन ने इसके लिए कई विकल्प सुझाए थे। पहला सुझाव यह था कि सभी राज्यों के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ कराए जाएं। इसके लिए कुछ राज्यों के चुनाव थोड़ा आगे बढ़ाए जाएं, कुछ राज्यों के चुनावों को थोड़ा पहले कराया जाए। इसका मतलब यह कि जैसे इस बार 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के चुनाव इसी साल होने हैं, तो इन्हें कुछ महीने आगे बढ़ाकर लोकसभा चुनाव के साथ कराया जाए। और इसी तरह अगले साल हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में चुनाव होने हैं, तो इन राज्यों के चुनाव कुछ महीने पहले लोकसभा के साथ करा लिए जाएं। इस तरह लोकसभा चुनाव के साथ 12 राज्यों के चुनाव हो सकते हैं। उस वक्त लॉ कमीशन ने यह भी कहा था, अगर सभी राज्यों के चुनाव साथ संभव न हो तो जिन राज्यों में एक ही साल में चुनाव होते हैं
उनकी विधानसभाओं के कार्यकाल को इस तरह से बढ़ाया या घटाया जाए जिससे सभी राज्यों का चुनाव साल में 2 बार में निपट जाए। 2018 में लॉ कमीशन के मेंबर रहे जस्टिस रवि त्रिपाठी ने कहा, उस वक्त बहुत सोच समझकर सुझाव दिए गए थे। अगर उस वक्त सुझावों को लागू कर दिया गया होता तो काम काफी आसान हो चुका होता। हम लोगों ने जब 2018 में ये रिपोर्ट दिया था, उस समय 2019 में पार्लियामेंट के चुनाव जो हैं वो ड्यू थे। तो हमने ये लिस्ट बनाई थी कि कितनी असेंबलीज ऐसी हैं कि जिनका 2 या 3 महीने का टर्म एक्सटेंड करके, और कितनी ऐसी असेंबलीज हैं जिनका 2 या 3 महीने से ज़्यादा नहीं, अगर टर्म कर्टेल करके उनको साथ में मिला दिया जाए तो एक अंदाज था कि करीब 12 स्टेट असेंबलीज और एक यूनियन टेरिटरी, इनके सारे इलेक्शंस जो हैं 2019 के पार्लियामेंट चुनाव के साथ हो सकते थे। और हमने सजेशन इसीलिए दिया था कि साल में 2 बार चुनाव इसलिए हों ताकि टर्म कर्टेल या एक्सटेंड करने की जो बात है वो 6 महीने से ज़्यादा की नहीं हो। अगर साल में 2 बार इलेक्शन होते हैं तो किसी भी असेंबली की टर्म अगर कर्टेल करनी है तो 6 महीने से ज़्यादा का पीरियड नहीं होगा, और अगर किसी असेंबली की टर्म एक्सटेंड करनी है तो वो भी 6 महीने से ज़्यादा नहीं होगा। इसीलिए 2 का सजेशन दिया था। और उस समय हमने जो लिस्ट दी थी वो इसी तरह से दी थी कि ये असेंबलीज हैं जिनकी टर्म 2019 के पार्लियामेंट इलेक्शन से 2 या 3 महीने पहले पूरी हो रही हैं, और ये जो असेंबलीज हैं इनकी टर्म 2 या 3 महीने बाद पूरी हो रही हैं। उनको एक को एक्सटेंड करके, एक को कर्टेल करके, उनकी अगर कॉमन इलेक्शन करवाना चाहती तो गवर्नमेंट करवा सकती है। उस लॉ कमीशन ने इस सवाल पर भी विचार किया था कि अगर लोकसभा या विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता तो क्या होगा। इस पर लॉ कमीशन ने सुझाव दिया था कि अगर किसी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती तो राष्ट्रपति या गवर्नर सबसे बड़ी पार्टी या प्री पोल और पोस्ट पोल अलायंस को मौका देंगे। अगर तब भी सरकार नहीं बनी तो राष्ट्रपति या गवर्नर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर सरकार बनने की संभावना तलाशेंगे। सरकार बन गई तो ठीक, वरना दोबारा चुनाव करा ली जाए। लेकिन फिर सवाल यह था, अगर कुछ महीने या 1-2 साल के बाद सरकार गिर गई तो क्या होगा। इस पर लॉ कमीशन ने कहा था अगर मिड टर्म पोल के हालात बने तो चुनाव कराए जाएं, लेकिन नई सरकार का कार्यकाल सिर्फ बचे हुए टर्म तक ही होगा, जिससे अगला चुनाव तय वक्त पर लोकसभा चुनाव के साथ ही हो जाए। अब सवाल यह था कि अगर कोई सरकार वक्त से पहले गिर जाती है, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा। इस पर लॉ कमीशन ने यह सुझाव दिया था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के साथ कॉन्फिडेंस मोशन की शर्त भी जोड़ी जाए। अगर विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन लाता है तो उसे विकल्प पेश करना होगा। अगर कोई दल वैकल्पिक सरकार बनाने का दावा पेश करता है तभी नो कॉन्फिडेंस मोशन की परमिशन दी जाए। इसका फायदा यह होगा कि देश में चुनाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई सरकार बहुमत खो देती है तो दूसरा पक्ष सरकार बनाएगा, लेकिन चुनाव 5 साल के बाद ही होंगे। हालांकि ये सब कहना जितना आसान है, करना इतना आसान नहीं है। आज फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर ओपी रावत ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने के लिए बहुत सारे कानूनी बदलावों के साथ साथ बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत भी पड़ेगी। ज्यादा ईवीएम चाहिए होंगे, वीवीपैट ज्यादा छपवाने होंगे, पैरामिलिट्री फोर्सेस की जरूरत होगी। यानी अगर आज 1 नेशन 1 इलेक्शन पर फैसला हो भी जाता है तो इलेक्शन मशीनरी को तैयार करने में 1 से 1.5 साल लग सकता है। अपने संविधान निर्माताओं ने 1 नेशन 1 इलेक्शन का प्रावधान पहले से ही कानून में और संविधान में रखा था, और इसीलिए 1952 में, 1957 में, 1962 में, 1967 में 1 नेशन 1 इलेक्शन की तर्ज पर विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ हुए। 67 के बाद ये आउट ऑफ सिंक होते चले गए और फिर पूरे साल इलेक्शन चलता रहा। अब वही स्थिति बनी हुई है। इलेक्शन कमीशन ने इसमें सुधार लाने के लिए 82-83 में सुझाव दिया था भारत सरकार को कि अगर ये अमेंडमेंट आप कर दें तो हम 1 नेशन 1 इलेक्शन फिर से लागू कर सकते हैं, लेकिन वो सुझाव पर कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद 2015 में सरकार ने इलेक्शन कमीशन से पूछा कि क्या 1 नेशन 1 इलेक्शन फिर से करना संभव है, तो इलेक्शन कमीशन ने भारत सरकार को बताया कि बिल्कुल संभव है और हम करा सकते हैं अगर संविधान में संशोधन हो जाए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन हो जाए, और हमें ईवीएम वीवीपैट जो पर्याप्त नहीं है उनकी मैन्युफैक्चर और खरीदने के लिए पैसा हो जाए, और पर्याप्त संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स मिल जाए, तो ये पॉसिबल होगा और इलेक्शन कमीशन इसको कराने में सक्षम होगा। इस पूरे मामले की बैकग्राउंड समझ लेते हैं। आजादी के बाद हमारे देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही होते थे।
1967 तक 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन का फार्मूला चला था। उस वक्त पूरे देश में कांग्रेस का एक छत्र राज था। लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस में बगावत शुरू हुई, कांग्रेस से टूटकर नई नई पार्टियां बनने लगी, राज्यों में उठा पटक शुरू हुई, उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन का सिलसिला धीरे धीरे टूटता गया। ऐसा नहीं है कि 2015 में नरेंद्र मोदी ने जो लॉ कमीशन बनाया उसने पहली बार वन नेशन वन इलेक्शन की सिफारिश की थी। इससे पहले इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान 1982-83 में भी लॉ कमीशन ने यही सिफारिश की थी, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। 2018 में जस्टिस BS चौहान की अध्यक्षता वाले लॉ कमीशन ने एक बार फिर यही सिफारिश की। मजे की बात यह है कि अकाली दल और समाजवादी पार्टी ने इसे सपोर्ट किया था। उस वक्त नीतीश कुमार भी वन नेशन वन इलेक्शन के फेवर में थे। अखिलेश यादव ने इसका स्वागत किया था, उद्धव ठाकरे ने सपोर्ट किया था, स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल ने भी इसे देश के लिए जरूरी बताया था। 2018 में सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी, ममता बनर्जी और HD देवेगौड़ा ने इसका विरोध किया था। लेकिन अब सियासी हालात बदल गए हैं, इसलिए पार्टियों और नेताओं का स्टैंड भी बदला है। हालांकि तमाम पार्टियों को अब उनके नेता ये समझा रहे हैं कि इसे लागू करना आसान नहीं होगा, क्योंकि कमेटी रिपोर्ट देगी, उसमें वक्त लगेगा, फिर कम से कम 15 असेंबली से इसके सपोर्ट में प्रस्ताव पास करवाना होगा। तब केंद्र सरकार बिल लाएगी, उसे पार्लियामेंट में 2/3 मेजोरिटी से पास कराना होगा और इसके लिए कम से कम 5 संविधान संशोधन करने होंगे। उसके लिए भी दोनों सदनों में 2/3 मेजोरिटी की जरूरत होगी। इन सारी बातों में काफी वक्त लगेगा, इसलिए पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन में यह सब हो जाएगा, इसकी उम्मीद तो कम है। लेकिन कहते हैं कि मोदी के लिए कोई काम नामुमकिन नहीं है। अगर मोदी ने ठान लिया होगा तो उन्होंने रास्ते भी निकाल लिए होंगे। इसीलिए विरोधी दल चिंता में है, क्योंकि वो जानते हैं भले ही वन नेशन वन इलेक्शन इस बार लागू ना हो पाए, लेकिन मोदी इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना सकते हैं। इसीलिए ऑपोजिशन पार्टीज के नेता न विरोध कर पा रहे हैं न सपोर्ट कर पा रहे हैं। आज उन्होंने इस मुद्दे पर चुप्पी साधी। आज मुंबई में 28 पार्टियों के 63 नेता मौजूद थे। इनमें 11 मुख्यमंत्री थे, लेकिन किसी ने इस मुद्दे पर खुलकर कुछ नहीं कहा। मुंबई में विरोधी दलों के अलायंस के नेताओं ने पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन की बात जरूर की। वैसे तो मुंबई में होने वाली इंडिया अलायंस की एक तीसरी मीटिंग थी, जिसमें बड़े बड़े फैसले होने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। न कन्वीनर के नाम पर फैसला हुआ, न अलायंस के नेता का नाम तय हुआ। गठबंधन का लोगो जारी करने की बात कही गई थी, वो भी नहीं हो पाया। मीटिंग में सिर्फ एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का फैसला हुआ, लेकिन 14 मेंबर्स की एक कमेटी क्या करेगी, इस पर क्लैरिटी नहीं है। कोऑर्डिनेशन कमेटी के अलावा कैंपेन कमेटी भी बनाई गई है और साथ ही मीडिया और सोशल मीडिया के लिए वर्किंग ग्रुप बनाया गया। मीटिंग में सिर्फ इतना तय हो पाया कि सभी पार्टियां मिल बैठकर जल्दी से जल्दी सीट शेयरिंग पर बात करेंगी और सीटों का बंटवारा फाइनल करेंगी। मीटिंग विरोधी दलों के गठबंधन की थी, लेकिन नेताओं के बयानों और भाषणों से ऐसा लगा कि इस मीटिंग में भी मोदी छाए रहे, क्योंकि सभी नेताओं ने एक ही बात कही, मोदी को कैसे हराना है, मोदी को कैसे हटाना है, कैसे मोदी लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, मोदी तानाशाह है। लालू यादव ने तो कह दिया कि मोदी को अब गगनयान में बैठाकर सूरज पर भेज देना चाहिए। मीटिंग के बाद इंडिया अलायंस के सारे नेता एक साथ एक मंच पर आए, लेकिन ममता बनर्जी गायब थी। ममता पहले ही निकल गई और इसके बाद अखिलेश यादव और जयंत चौधरी जैसे नेताओं के भाषण शुरू होने से पहले ही उठकर चले गए। जिस वक्त राहुल गांधी बोल रहे थे, उस वक्त नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल और लालू यादव भी वहां से निकल चुके थे। हालांकि जितने नेताओं ने भाषण दिए, सबने मोदी को कोसा। किसी ने यह नहीं कहा कि बीजेपी को हराना है, किसी ने यह नहीं कहा कि एनडीए की सरकार को हराना है। सबने कहा एक ही टारगेट है, मोदी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा देश में तानाशाही चल रही है। जिस तरह मोदी ने बिना किसी से बात किए, बिना किसी को बताए पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाने का फैसला किया, यह तानाशाही का सबूत है। इसलिए इस सरकार को हटाना जरूरी है। शरद पवार जी साहब के बाद
मेरा नंबर लगता है। मैं भी 55 साल से पॉलिटिक्स में हूँ और 52 साल से एमएलए, एमपी, राज्यसभा का मेंबर हूँ। मैं ऐसा नहीं देखा, लेकिन आज मोदी सडनली और एक बात की कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को नहीं पूछे, अपोजिशन लीडर को भी नहीं बुलाए, किसी को बुलाए बगैर वो पार्लियामेंट का डेट देकर स्पेशल सेशन बुला रहे हैं। अरे स्पेशल सेशन मणिपुर जल रहा था तो आपने नहीं बुलाया, कोविड के वक्त नहीं बुलाया, जब अब चाइना अपनी जमीन हड़प कर ले रही है, कब्जा कर ली है, उसके लिए नहीं बुलाया। अब क्यों बुलाया मुझे मालूम नहीं, आज का एजेंडा क्या है उनका मालूम नहीं। तो ये देश चलाने की रीत नहीं है, ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं। अब जरा सोचिए कौन सा डिक्टेटर पार्लियामेंट का सेशन बुलाता है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जहां पर अपनी बात खत्म की, उद्धव ठाकरे ने वहीं से अपनी बात शुरू की। उद्धव ठाकरे ने भी कहा कि मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए, सबने तय किया, अब डरना नहीं है, अब मोदी से लड़ना है। आज की मीटिंग में अच्छी चर्चा हुई, अच्छे डिसीजन लिए गए, कुछ कमेटीज बनाई गई और हम सारे लोगों ने तय किया है कि आने वाले चुनाव में हम तानाशाही के खिलाफ लड़ेंगे, हम जितने सारे जुमलेबाज हैं उनके खिलाफ लड़ेंगे, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे और ये लड़ाई दिन ब दिन तेज होती जाएगी। पूरी जनता जो गरीब है, एक डर है, मन में डर है, क्या होगा, अब सेशन होने जा रहा है, क्यों बुलाया है, क्या होगा, आधी रात कुछ एक घोषणा हो जाती है, आज से ये बंद, आज से ये चालू। तो ये जो डर है, सब लोगों को हम एक विश्वास दिलाना चाहते हैं कि डरिए मत, भय मुक्त भारत के लिए हम सारे लोग इकट्ठा आए हैं और जो हमने नारा दिया है, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, वो इंडिया और भारत को हम जिताएंगे, जरूर जिताएंगे। नीतीश कुमार भी इंडिया अलायंस पर कम, मोदी पर ज्यादा बोले। हालांकि उन्होंने मोदी का नाम नहीं लिया, लेकिन बार बार कहा जो दिल्ली में बैठे हैं अब उनके जाने का वक्त आ गया है। नीतीश ने ये जताना भी नहीं भूला कि आज मुंबई में जो इतनी पार्टियों के नेता जुटे हैं, ये सब उन्हीं की मेहनत का नतीजा है। नीतीश ने कहा उन्होंने जो कोशिश शुरू की थी उसका असर अब दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि मोदी सरकार कुछ भी कर सकती है, चुनाव वक्त से पहले भी हो सकता है। आप समझ लीजिए कि जितनी पार्टियां एकजुट होकर के काम कर रही हैं, तो आप अच्छी तरह जान लीजिए कि अब इसी का नतीजा होगा कि अभी जो केंद्र में हैं अब वो हारेंगे, अब वो जाएंगे, ये पक्का जान लीजिए। बहुत कोशिश चलते रहते हैं हिंदू मुस्लिम कुछ इधर उधर हो जाए, लेकिन सबको एकजुट होकर के न है जी, देश तो सबका है ना। हम कोशिश करते रहे, बहुत कहते रहे कि जरा मिल जाइए, तो बात समझते समझते हो गया। अब तो हम यही चाहते हैं कि अब तेजी से काम हो। तो आज ही तय कर लिया है लोगों ने कि अब तेजी से हम लोग अभी से शुरू कर देंगे। अब कोई ठिकाना नहीं है, चुनाव समय के पहले भी हो सकता है, कोई ठीक नहीं है। इसलिए हम लोगों को भी तो अलर्ट रहना न पड़ेगा। इसलिए हम लोग सब इंटरनल बात पूरा कर लिए, यही पूरा बात दिए हैं, और बाकी कई लोगों को अब जिम्मेवारी दे दी गई है, सब तरह का काम करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि विरोधी दलों की एकता से बीजेपी घबरा गई है, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अब तोड़ने की कोशिश होगी, विरोधी दलों को आपस में लड़ाने की कोशिश होगी। आज हमें बहुत दुख होता है कि आज हमारे देश के अंदर जो सरकार है, मोदी सरकार, मुझे लगता है कि आज़ाद भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार और सबसे अहंकारी सरकार है। ये लोग अपने आप को भगवान से भी बड़ा समझने लग गए हैं, और जब कोई आदमी अपने आप को भगवान से बड़ा समझने लगता है तो फिर उसका पतन भी जल्दी होता है। मुझे बेहद खुशी है कि इंडिया अलायंस में सब लोग आपस में जुड़ रहे हैं। अब सबको लगने लगा है कि ये इंडिया अलायंस मोदी सरकार के आने वाले समय में मोदी सरकार के पतन का कारण बनने वाला है। तो बहुत बड़ी बड़ी ताकतें इस इंडिया अलायंस को तोड़ने में लगेंगी, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें।
पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं जबरदस्ती क्या दिखाया जाएगा, इसकी उसके से लड़ाई हो गई, उसकी उससे लड़ाई हो गई, जबरदस्ती दिखाने की कोशिश की जाएगी, जबरदस्ती दिखाने की कोशिश की जाए। मैं पिछली 3 मीटिंग अटेंड कर चुका, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं किसी के साथ लड़ाई नहीं है। और यहां पे जितने लोग बैठे हैं कोई पद के लिए नहीं आया, सबने आगे बढ़ बढ़ के आज मीटिंग में जिम्मेदारियां ली हैं। किसी ने सीट शेयरिंग करवाने की जिम्मेदारी ली है, किसी ने मीडिया की जिम्मेदारी ली है, किसी ने सोशल मीडिया की जिम्मेदारी ली है, किसी ने कैंपेन डिजाइन करने की जिम्मेदारी ली है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय के अंदर पूरा भारत इकट्ठा होगा और इस अहंकारी, भ्रष्टाचारी, तानाशाही सरकार का पतन का कारण बनेगा। आज लालू यादव एक बार फिर पुराने अंदाज में दिखे। बाकी लोग तो मोदी को सिर्फ सरकार से बाहर करने की बात कर रहे थे, लेकिन लालू ने तो मोदी को धरती से ही बाहर भेजने की बात कह दी। लालू को यह पता नहीं था कि चंद्रयान 3 में कोई इंसान चांद पर नहीं गया है, सिर्फ लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान ने सॉफ्ट लैंडिंग की है। लालू ने कहा, इसरो के वैज्ञानिकों को बहुत बधाई, वैज्ञानिक चांद पर टहल आए हैं, अब सूरज पर यान भेजने की तैयारी है। वो तो कहेंगे कि मोदी को सूरज पर भेज दो, इससे दुनिया में एक और रिकॉर्ड बनेगा और भारत की। लेकिन महफिल में लालू के भाषण के बाद जब वो खड़े हुए बोलने के लिए, तो उन्होंने अपने अंदाज में बात शुरू की और फिर चंद्रयान की बात उठाते हुए नरेंद्र मोदी पर चुटकी ली। हमारे देश के सभी पार्टी के नेतागण मोदी के पार्टी को छोड़ के अभी काफ़ी जय जयकार हो रहा होना चाहिए, वैज्ञानिकों का होना चाहिए। चंद्रयान पर लोग गए, सब घूमे फिरे लोग, हमारे वैज्ञानिक, देश का नाम ऊंचा हुआ। अब हमने सुना है कि मोदी जी अब ये सोच रहे हैं, और इसीलिए पहले ही लोकसभा का मीटिंग भी सुना, बोला दिया है। हमने ये सुना, किसी जिम्मेवार आदमी ने कहा कि भाई हम लोग तो अब इतना देश के वैज्ञानिक आगे देश को ऊंचा कर दिए, दुनिया में नाम हो गया। हम अपील कर रहे हैं इसरो के वैज्ञानिकों से, अपने देश के वैज्ञानिकों से, कि भाई मोदी जी को पीछे नहीं रहना चाहिए। इनको चंद्रलोक से की बात छोड़ो, अब सूर्यलोक पर इनको पहुंचाओ, नरेंद्र मोदी पहुंच तो जाओ। हाँ, दुनिया भर में नाम हो जाएगा मोदी जी का। अमेरिका सब देश कहाँ पीछे छिटा जाएगा। राहुल गांधी जी घूमते रहते हैं अमेरिका में, कई देश में घूमे, इनको अवसर मिला है। तो ये भी देख लेगा कि भाई मोदी जी सचमुच में देश का नाम करने के लिए अब ये चल पड़े हैं आगे। दशहरा के बाद इसकी तैयारी कर लें, हमारी शुभकामना है कि चले जाएं। हालांकि अलायंस का नेता कौन होगा, इस पर किसी पार्टी के किसी नेता ने बात नहीं की, लेकिन लालू यादव ने इशारों में राहुल गांधी का नाम आगे बढ़ा दिया। सीट शेयरिंग के इशू पर लालू ने कहा, वो राहुल गांधी को भरोसा दिलाते हैं कि सीट शेयरिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी, सब थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करेंगे, मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। हम सब एक हैं और एक होकर के हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और राहुल गांधी जी को भी हम काफ़ी मजबूती के साथ विश्वास हम लोग दिलाते हैं कि हम सब एकजुट हो करके सभी लोगों को एकोमोडेट करके आगे सीट शेयरिंग अब शुरू होगा। सीट शेयरिंग, और सीट शेयरिंग में हम लोग सब लोग सफल होंगे, कोई दिक्कत कठिनाई नहीं होगी, कहीं कोई हर्डल नहीं होगा। अपना कुछ नुकसान करके भी हम लोग इंडिया को, ये संघ है, हम लोग जिताएंगे और मोदी को हटाएंगे और देश को बचाएंगे। पवार साहब के लिए भी हम लोग की शुभकामना है। आप पुराने नेता हैं, डटे रहिएगा, अपना पार्टी को मजबूत
रखिए, हम लोग आपके साथ हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने माइक संभाला, लेकिन फिर गड़बड़ कर दी। पहले अपना भाषण खत्म किया, फिर लौट आए, फिर बोले सबसे जरूरी बात कहना तो भूल ही गया। चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, लेकिन मोदी खामोश हैं। और इसका राहुल फिर अपनी कुर्सी की तरफ चले गए। फिर किसने याद दिलाया कि हिंदी में बोल दीजिए, तो राहुल ने अपना पूरा भाषण हिंदी में दोहराया। राहुल ने कहा कि मोदी सिर्फ कुछ उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं, जनता से पैसा लेकर उद्योगपतियों की जेब में डाल रहे हैं। राहुल ने कहा मोदी को हराना मुश्किल नहीं है, इंडिया अलायंस 60% आबादी को रिप्रेजेंट करता है, मिलकर लड़ेंगे तो बीजेपी जीत नहीं सकती। सेशन में दो महत्वपूर्ण बातें डिसाइड की गई। पहले के एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी और दूसरी कि जल्दी से जल्दी जो सीट शेयरिंग का मामला है उसको हम डिस्कस करके उसमें हम रेजोल्यूशन निकाल देंगे। स्टेज पे जो नेता हैं, जो पार्टीज हैं, वो हिंदुस्तान के 60% लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं। और अगर हम एक साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी चुनाव जीत ही नहीं सकती है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारी पार्टीज हैं, जो हमारे नेता हैं, उनके बीच में जो रैपोर है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो गहरी होती जा रही है। और मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस बीजेपी को चुनाव में आसानी से हरा देगा। ऑपोजिशन के सारे लीडर्स ने आज बार बार कहा कि सभी पार्टियां एकजुट हैं, किसी में नाराजगी नहीं है। लेकिन मीटिंग खत्म होने के बाद नाराजगी खबरें सामने आने लगी। चर्चा इस बात की है कि ममता बनर्जी चाहते हैं कि 31 अक्टूबर से पहले सीट शेयरिंग फाइनल हो जाए, और ये बात उन्होंने मीटिंग में कही भी, लेकिन उस पर बात नहीं बनी, इसलिए वो पहले ही निकल गई। इसके बाद राहुल गांधी ने मीटिंग में बात किए बगैर, किसी से सलाह मशवरा किए बगैर मीटिंग के बाद भाषण में अडानी का मुद्दा उठा दिया। ममता इस पर भी नाराज हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कुछ नेता मोदी के डर से एक दूसरे के साथ खड़े जरूर हो गए हैं, लेकिन उनके बीच गहरे मतभेद हैं। ये बात आज फिर साबित हो गई। पीयूष गोयल ने कहा यह घमंडिया गठबंधन है, इनसे देश को भले की कोई उम्मीद नहीं कर सकता। तो ना कोई कैंडिडेट अनाउंस कर पा रहे हैं, ना कोई नेता घोषित कर पा रहे हैं। ममता बनर्जी सुनते हैं नाराज होकर उठ के चली गई, अब बोलते हैं सीट का समझौता करेंगे एज फार एज पॉसिबल, यानी वो भी सहमति नहीं बना पा रहे हैं। इतना है तो घमंडी लोग हैं, घमंडी गठबंधन है, अपने घमंड से उठ ही नहीं पा रहे हैं। वो क्या जनता की सेवा करेंगे? अच्छा, लोगों में डिजाइन और रंग के ऊपर ही झगड़ा कर रहे हैं, तो ये तो एक प्रकार से पूरा फेल्ड है। मुझे लगता है एकनाथ राव शिंदे जी ने ठीक कहा, ये इंडिया अलायंस है, ये अंडा अलायंस बन जाएगा। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं, जिस वक्त मुंबई में सीताराम येचुरी ममता बनर्जी के बगल में खड़े होकर एकता की बातें कर रहे थे, उस वक्त पश्चिम बंगाल में लेफ्ट फ्रंट के नेता मोहम्मद सलीम पब्लिक मीटिंग में ममता बनर्जी को कोस रहे थे। मोहम्मद सलीम ने रैली में कहा कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा करप्शन है, इसलिए अगर भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो सबसे पहले ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को जेल भेजना होगा। मतलब यह कि मुंबई में तो सारे नेता एकता की बात कर रहे थे, लेकिन जमीन पर आपसी लड़ाई जारी है। इसीलिए आज रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विरोधी दल मजबूरी में एक साथ आए हैं, उनका मकसद सिर्फ अपनी पार्टी, अपने परिवार को बचाना है। ये तीसरी बैठक थी। पटना, बेंगलोर, मुंबई। क्या आपको भारत का कोई विजन दिखाई पड़ा? ये लोग भारत में विकल्प की तलाश करने निकले हैं और इनकी पूरी कोशिश सिर्फ एक है, नरेंद्र मोदी जी को मन भर गाली पढ़ो। तथाकथित इंडिया का रेजोल्यूशन जो है, ये मेरे पास है, जो उसको रिलीज किया गया है, जरा मैं उसको पढ़ना चाहता हूं। सीट शेयरिंग अरेंजमेंट्स
in different states will be initiated immediately and concluded at the earliest in a collaborative spirit of give and take. ये give and take शब्दावली ने मुझे बहुत ही प्रभावित किया है। प्रभावित क्या कहूं, कौतूहल दिया है। इनको कोई आश्चर्य नहीं है ना। इस अलायंस के लोग गिव एंड टेक की भाषा से बहुत परिचित है। इनकी पूरी राजनीति गिव एंड टेक पर आधारित है। पूरा 2G गिव एंड टेक था, जमीन दो नौकरी लो। तो गिव एंड टेक का इससे बड़ा नमूना क्या हो सकता है। मध्य प्रदेश में आजकल शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं। दोनों नेता बड़ी बड़ी पब्लिक मीटिंग्स को एड्रेस कर रहे हैं। शिवराज अपनी सरकार के काम गिनाते हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन कर रहे हैं, और कमलनाथ बता रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो मुफ्त में क्या क्या मिलेगा। शिवराज सिंह चौहान आज सीधी में थे, जहां उन्होंने 176 करोड़ की डेवलपमेंट स्कीम्स का शिलान्यास और उद्घाटन किया, मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन किया, और इसके बाद शिवराज ने लाडली बहना योजना की लाभार्थी महिलाओं के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। शिवराज ने कहा वो मध्य प्रदेश के मामा हैं, किसी बहन की आंख में आंसू नहीं आने देंगे। मैं सरकार नहीं चला रहा, मैं परिवार चला रहा हूं। परिवार, ये मेरा परिवार है। यहां बैठे भाई, यहां बैठी बहनें, मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, भैया हूं ना। अरे जोर से बताओ ना, मुख्यमंत्री हूं कि भैया हूं। मैं भैया हूं, मेरी बहनों, भैया हूं। और इस भाई का ये संकल्प है कि मेरी लाडली बहनाओं, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लेके आऊंगा। इसके लिए मेरी जिंदगी है। मैं हमेशा कहता हूं कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है और उसमें रहने वाली जनता ही मेरी भगवान है, और इस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। काय के लिए मुख्यमंत्री होता है? मुख्यमंत्री इसलिए होता है कि कुर्सी पे बैठ के अहंकार में चूर हो जाए और कहे कि हम तो राजा साहब हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री नहीं होता। मुख्यमंत्री होता है जिंदगी बदलने के लिए। कमलनाथ की पब्लिक मीटिंग नीमच में हुई। यहां कमलनाथ ने कहा कि शिवराज को अपनी कुर्सी खतरे में दिख रही है, उन्हें हार का डर है, इसलिए 18 साल के बाद बहनों की याद आ रही है। कमलनाथ ने कहा क्योंकि कांग्रेस ने तमाम गारंटीज दी हैं, इससे परेशान होकर अब शिवराज रोज नए नए वादे कर रहे हैं, लेकिन अब कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि शिवराज की विदाई तो तय है। अब 4 महीने 5 महीने बचे हैं चुनाव के। शिवराज सिंह जी को बहनें याद आ गई। ये कलाकारी, शिवराज सिंह जी आप अपना पाप धोना चाहते हैं। हमने भी घोषणा करी है, हमारी सरकार बनती है, हम 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। चाहिए आपको 500 रुपए में गैस सिलेंडर? जैसे ही मैंने ये घोषणा करी, शिवराज सिंह ने कहा 2 दिन के लिए मैं 450 रुपए में दूंगा। शिवराज सिंह जी धन्यवाद, 2 दिन का तो कहा, और दिल्ली से केंद्र सरकार कहता है कि हम 200 रुपए कम कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे कहने पर आप ये कर रहे हैं, और करिए। मैं चाहता हूं जनता को राहत मिले। अगर हम महिलाओं को 1500 रुपए देते हैं, शिवराज सिंह कहते मैं भी दूंगा 1500, मैं 3000 दूंगा, आप दीजिए, हमें कोई परेशानी नहीं है। पर ये चुनाव के पहले ये कलाकारी क्यों कर रहे हैं? 18 साल आपको ये सब याद नहीं आया? आज इनकी झूठ की मशीन, घोषणाओं की मशीन डबल स्पीड पर चल रही है, डबल स्पीड पर। रोज कुछ ना कुछ घोषणाएं करते हैं। ये जानते हैं कि 4 महीने बाद जनता ने तय कर लिया है कि शिवराज जी आपको हम विदा करने वाले हैं, बड़े प्यार से आपको विदा करेंगे। बोलते जाइए, आप क्या करना बोलना चाहते हैं। कमलनाथ ने जो सवाल उठाया वो मैंने शिवराज सिंह चौहान से आपकी अदालत में पूछा। मैंने पूछा कि उन्हें बहनों की याद 18 साल बाद क्यों आई। इस इल्जाम के जवाब में शिवराज सिंह ने कहा कि बहनों के लिए योजनाएं उन्होंने आज शुरू नहीं की। 18 साल पहले जब वो चीफ मिनिस्टर बने थे, तभी से उन्होंने संकल्प लिया था। वो बेटियों के जन्म होते ही लखपति बनाने की योजना लेकर आए और इसे तभी लागू भी कर दिया था। कमलनाथ का दावा यह भी है कि वो भी हनुमान भक्त हैं, वो भी पक्के हिंदू हैं। मैंने शिवराज सिंह से पूछा कि आपको नहीं लगता कि कमलनाथ भी हिंदुत्व के एरिया में एंट्री कर चुके हैं?
मैंने उनको याद दिलाया कि कांग्रेस के जितने कार्यालय हैं उनमें कमलनाथ ने हनुमान चालीसा का पाठ करवाया। इसका पूरा जवाब तो आप देखेंगे शनिवार रात 10 बजे, लेकिन शिवराज के जवाब की एक झलक आपको अभी दिखा देता हूं। हमारे लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये हिंदुत्व या धर्म चुनाव का मुद्दा कभी नहीं रहा। आस्था का विषय है, श्रद्धा का विषय है। लेकिन कांग्रेस ने पहले तो हिंदू के नाम पे ही भड़कते थे। हिंदू कहना मतलब संकीर्ण है, सांप्रदायिक है, नाम मत लो। कई तो राम को काल्पनिक कहते थे। वहां तो लोग ये कहते थे अस्पताल बना दो, टॉयलेट बना दो, ऐसी बात करते थे। लेकिन मैं अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करूंगा। भारत की परंपराएं, जीवन मूल, संस्कृति, संस्कार, राम, कृष्ण, शिव, उन्होंने ऐसी धारा मोड़ी कि अब इनको लग रहा है कि इसके बिना काम नहीं चल रहा चुनाव में भी। तो अब ये चुनावी हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग जो राम को काल्पनिक कहते थे अब त्रिपुंड लगाते हैं और सियाराम, जय जय राम, और कई तो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। अब वो सबसे बड़े हनुमान भक्त कार्यालयों में हनुमान जी का पाठ करा रहे हैं। ये तो चमत्कार है जो मोदी जी ने, जो मुख्य धारा है देश की, उस पर आने को विवश कर दिया। कल हमारा तिरंगा चांद के बाद सूरज के सफर पर निकलेगा। कल सुबह सूरज निकलने के बाद देश का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 लॉन्च होगा। लॉन्चिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। आदित्य L1 को कल यानी 2 सितंबर की सुबह 11:50 पर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन को इसरो के सबसे विश्वसनीय PSLV रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा। आदित्य L1 मिशन की लॉन्चिंग से पहले आज इसरो के चीफ S सोमनाथ के साथ वैज्ञानिकों की पूरी टीम तिरुपति पहुंची। तिरुपति बालाजी मंदिर में मिशन की सफलता के लिए प्रार्थना की। इसके पहले इसरो की टीम ने आदित्य मिशन की सफलता आंध्र प्रदेश के चेंगलम्मा परमेश्वरी मंदिर में विशेष पूजा की। आदित्य L1 मिशन की लॉन्चिंग के काउंटडाउन का मतलब साफ है कि तैयारी पूरी है। रॉकेट और सैटेलाइट तैयार हैं, रिहर्सल हो चुकी है। काउंटडाउन स्टार्ट होने के बाद 4 चरणों में रॉकेट में फ्यूल भरने का काम किया जा रहा है। लॉन्चिंग के बाद 128 दिन का सफर तय करके यह मिशन L1 पॉइंट पर पहुंचेगा, जो धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर है। सूर्य से धरती की कुल दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है और L1 पॉइंट इस दूरी का सिर्फ 1% है। L1 पॉइंट के चारों तरफ की ऑर्बिट को हेलो ऑर्बिट कहा जाता है। आदित्य को इसी हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। यहां यह बात भी समझनी होगी कि आदित्य L1 ना ही सूर्य पर लैंड करने वाला है, ना ही वो सूर्य के पास जाने वाला है, न कोई सूर्य के पास जा सकता है। यह तो हेलो ऑर्बिट में रहेगा। इसरो का कहना है कि हेलो ऑर्बिट पर पहुंचने के बाद आदित्य मिशन का सैटेलाइट सूर्य को बिना किसी ग्रहण के लगातार देख सकता है, सूर्य के किनारे होने वाली हीटिंग का पता लगा सकता है, सूर्य के वायुमंडल की जानकारी रिकॉर्ड कर सकता है और इसके साथ साथ पृथ्वी पर आने वाली सूर्य की किरणों से मौसम पर पड़ने वाले असर का पता लगा सकता है। और चलते चलते आपको एक बार फिर से बता दूं कि इस बार आपकी अदालत में मेरे मेहमान हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मैंने शिवराज सिंह से पूछा कि वो 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, क्या उनका चेहरा देख देखकर लोग पक तो नहीं गए? प्रियंका गांधी ने यह सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था इतने साल कुर्सी पर बैठकर कोई भी आलसी हो जाएगा। आपकी अदालत में शिवराज सिंह चौहान ने इसका करारा जवाब दिया। पूरा जवाब आप सुन सकेंगे कल रात 10 बजे। इसका एक अंश आपको अभी सुनवा देता हूं। अब प्रियंका जी को क्या तकलीफ है मुझे पता नहीं। 18 साल में तो मैं अगर मुख्यमंत्री हूं तो पार्टी के इच्छा से और जनता के आशीर्वाद से। मैं आपको बताता हूं, जब पहली बार 2005 में मुख्यमंत्री बना तो मुझे पता नहीं था कि मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूं। भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हो रही थी। मैं दिल्ली में ही 7 पंडित पंत मार्ग पर रहता था। मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था। तो अचानक मेरी पत्नी ने मुझे जगा। मैं कभी दिन में सोता नहीं, उस दिन पता नहीं कैसे मैं थोड़ी देर के लिए लेट गया।
तो मुझे जगह है कि टीवी में पट्टी चल रही कि पार्लियामेंट्री बोर्ड ने तय किया है कि आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। मैंने कहा तुम भी सो जाओ, सपने मत देखो। उन्होंने कहा नहीं सही है। इतनी देर में घर की घंटी बजी, मैंने दरवाजा खोला तो सामने भूपेंद्र हुड्डा जी खड़े हुए थे, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन मेरे बगल में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उसके पहले, तो बगल बगल में हम रहते थे 7 नंबर और 9 नंबर में। तो वो मुझे बधाई देने, आप पहली बधाई मुझे हुड्डा जी ने दी कि अरे आप मुख्यमंत्री बने। इसके बाद पार्टी कार्यालय से हमारे संगठन महामंत्री जी का तत्कालीन फोन आया और मुझे बताया कार्यालय आ जाओ। मैं कार्यालय गया तो वहाँ मुझे सूचना दी गई कि आपको मुख्यमंत्री की जवाबदारी पार्टी दे रही है। तो मैं गया और शपथ ली, मुख्यमंत्री बन गया। जनता जब तक आशीर्वाद देगी, पार्टी जब तक चाहेगी, तब तक मैं मुख्यमंत्री रहूंगा। प्रियंका जी के चाहने से, राहुल जी के चाहने से थोड़ी कुछ होना है। मेरी आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 10 बजे आपकी अदालत में। यहां शिवराज सिंह चौहान ने अपनी नेतागिरी, अपनी कलाकारी, अपनी वाक्पटुता के सब रंग दिखाए। उन्होंने अपने बचपन की बात की, बताया वो धार्मिक कैसे बने, गीता और रामायण जैसे धर्म ग्रंथों से उन्होंने क्या सीखा और स्वामी विवेकानंद के किस मंत्र को हमेशा याद रखते हैं। मैंने शिवराज सिंह चौहान से सियासत की बात की, इंडिया अलायंस के बारे में पूछा। उनसे कहा कि आने वाले चुनाव में बीजेपी को विरोधी दलों के गठबंधन का सामना करना होगा, तो क्या रणनीति होगी। शिवराज सिंह ने इसके बारे में खुलकर बात की। ये अदालत का खास शो आप देख सकेंगे कल रात 10 बजे। राहुल जी ने लालू जी से पूछा कि मोदी को कैसे हराया जाए, तो उन्होंने कहा सबको इकट्ठा करके इंडिया बना लो। तो ये बड़ा चैलेंज है आपके सामने। इंडिया को बचाने के लिए उन्होंने इंडिया बनाया। इनके विचार एक नहीं, इनका सोच एक नहीं। इन सब में एक चीज कॉमन है, इन सब के पीछे आपने ईडी और सीबीआई लगा दिया। नर्मदा जी में एक बार बाढ़ आई तो नाव से हम कुछ लोगों को बचाने गए तो एक पेड़ पे एक बंदर भी चिपका हुआ था, एक आदमी भी बैठा हुआ था, एक सांप भी था। ना तो सांप फुफकार रहा था, ना आदमी लाठी उठा के मार रहा था, ना बंदर उछल कूद कर रहा था, क्योंकि नीचे बाढ़ का पानी था, मर जाएंगे। अपनी अपनी डाल पे सब चिपक के बैठे। तो आप ये विरोधी दलों को बंदर सांप कह रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आपकी अदालत में शनिवार रात 10 बजे